वेलकम टू अनकटेल्ड। और इसमें हम लोग देखेंगे 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर में जो भी करंट अफेयर हुए थे। और इसमें पहली न्यूज़ है कि WMO ने, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व मौसम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें ये बताया गया है कि जो CO2 का इमिशन है वो कैसे बढ़ रहा है। तो ये 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड वृद्धि हुई है CO2 के इमिशन में। तो 3.5 पार्ट पर मिलियन की वृद्धि हुई है 2023-24 के दौरान। और टोटल बढ़कर जो हुआ है, वर्तमान स्तर बढ़कर हो गया है 423 पार्ट पर मिलियन, 423.9 पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन CO2 को मेजर करने का एक यूनिट है, क्योंकि CO2 की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में कम है और ये पार्ट पर मिलियन सबसे अच्छा सबसे सूटेबल यूनिट है उसको मेजर करने के लिए। तो WMO के अनुसार 2023-24 के दौरान 3.5 पार्ट पर मिलियन की वृद्धि होकर के CO2 वर्तमान स्तर पर 423.9 पर पहुंच गई है। इसमें उन्होंने रीजन भी दिया है कि रीजन है कि सबसे बड़ा कि फॉसिल फ्यूल, और अभी कुछ वर्षों से ये फॉरेस्ट फायर देखी जा रही है साउथ अमेरिका में, अमेजन वगैरह के जंगलों में देखी जा रही है। तो इन्होंने इसको मेंशन किया है। और इसके अलावा CO2 को जो निकाय अवशोषित करते थे उनकी अवशोषण की क्षमता भी कम हो गई। जैसे वनों की क्षमता कम हुई है, भूमि की क्षमता कम हो गई और ओशंस की क्षमता लगातार कम हो रही है CO2 को अवशोषित करने की। 1957 में आधुनिक मानक मापन जब से शुरू हुआ है तो इस तरह की वृद्धि सबसे बड़ी वृद्धि है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और आप इसमें प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बन सकते हैं कि कहाँ क्या कारण है इसके कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है। और इसके अलावा मेंस में ये डेटा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर है जो कि उत्तराखंड होस्ट करेगा AI इम्पैक्ट समिट। ये प्री समिट है। AI इम्पैक्ट समिट होगा उत्तराखंड में, ये प्री समिट को होस्ट करेगा। और इसके कोलैबोरेशन में कौन कौन है? AI मिशन, इंडिया AI मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत। AI मिशन शुरू किया गया था मार्च 2024 में, मार्च 7, 2024 को शुरू किया गया था MEITY मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत। और अब ये क्योंकि समिट है जिसको होस्ट कर रहा है उत्तराखंड, अब 2026 में नई दिल्ली में एक समिट होगी, ग्लोबल साउथ फर्स्ट AI इम्पैक्ट समिट 2026 में न्यू दिल्ली में। तो इसको प्रिपेयरनेस के लिए है ये AI समिट जो अभी उत्तराखंड होस्ट कर रहा है। इसका फोकस ये रहेगा कि AI फॉर ऑल, मतलब AI की जो गुणवत्ता है, जो गुण हैं वो सबके लिए उपलब्ध हों, इस थीम पर ये फोकस करेगा। एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत। इसका नाम है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इंडिया का ऐसा फर्स्ट PSU है जिसको BIS लाइसेंसिंग मिली है, BIS लाइसेंसिंग मिली है। और ये क्वालिटी और सेफ्टी और इनोवेशन, इसके क्वालिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर और इनोवेशन के प्रयासों को लेकर मिली है BIS स्टैंडर्डिंग। इसको ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के तहत इसको BIS लाइसेंस मिला है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हैदराबाद में स्थापित नवरत्ना कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत। तो NMDC को BIS लाइसेंस मिला है और ये इस तरह की पहली कंपनी है। और इसका कारण जैसे टेक्निकल थोड़ा देखें तो हॉट रोल्ड स्टील यूज्ड इन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में मतलब सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए स्टील के जो भी डिज़ाइन है उसको लेकर मिला है ये, मतलब पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाने के लिए। दो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो अहमदाबाद में होगा, इंडिया होस्ट करेगा अहमदाबाद में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम।
IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में हुआ था अभी इसको, और इसने 2020 वर्षों के लिए नेचर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए प्लान सेट किया है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का जो अभी संस्करण हुआ था वो अबू धाबी में हुआ था। उसका कारण ये है कि हम अगले आने वाले 20 वर्षों में कैसे नेचर के कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं, उसका प्लान क्या हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व फूड डे या विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है FAO वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और ये इसमें विरोधाभास देखा गया कि मिलियंस स्टिल फेस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, जबकि लाखों या करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषण और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और भूख के शिकार हैं, स्टारवेशन के शिकार हैं। तो जबकि दुनिया में खाद्यान्न बहुत सरप्लस है। तो ये अपने आप में एक तरीके से विरोधाभास है कि एक तरफ जहाँ दुनिया में खाद्यान्न सरप्लस हो रहा है, उसके बाद भी हंगर और माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन की स्थिति देखी जा रही। और इसने जो ज़रूरत है उस ज़रूरी बातों को भी हाईलाइट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इफ़ेक्टिव पॉलिसीज, रेजिलिएंट फूड, प्रभावी जो नीतियां हैं, रेजिलिएंट फूड सिस्टम की कैसे जो फूड सिस्टम है और उसको प्रतिरोधी बनाएं, और कोलैबोरेटिव एक्शन मतलब मिलकर कार्य करें कैसे। और इसकी जो थीम थी इस वर्ष की वो है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। हैंड इन हैंड कैसे हम साथ आ सकते हैं फॉर बेटर फूड और बेटर फ्यूचर के लिए, ये इसकी थीम थी। और इस वर्ष FAO की 80वीं एनिवर्सरी भी है, इसकी स्थापना दिवस भी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे SOFIA द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, ये बाइनल 2 वर्ष में एक बार आते हैं रिपोर्ट। ये दूसरी तरफ सोफा रिपोर्ट SOFA द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। SOFI ये सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को बताती है दुनिया में कि क्या उसका स्तर है। सोफी रिपोर्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में जैसे SOCO द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी मार्केट्स से रिलेटेड रिपोर्ट है। SOFO द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिश्ड एवरी 2, ये भी 2 साल में पब्लिश होती है। तो ये रिपोर्ट्स हैं SOFIA, सोफी, सोको, SOFO, ये रिपोर्ट्स है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। मणिपुर फुटबॉल में चैंपियन रहा है, और मणिपुर ने सीनियर अभी हाल ही में मणिपुर का जो महिला फुटबॉल टीम है, सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीत लिया 2025-26 के लिए। मणिपुर की सीनियर विमेंस टीम ने ये नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी ये जीता है मणिपुर के सीनियर फुटबॉल टीम ने 2025-26 में। और ये वेस्ट बंगाल को हराया है इन्होंने 1-0 से वेस्ट बंगाल को हरा कर जीता है। अभी नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ। आदि कर्मयोगी कॉन्क्लेव, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया। ये आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और ये इस बात का पता लगाने के लिए कि इन्होंने एक सितंबर 17, 2025 में एक अभियान शुरू किया था, आदि कर्मयोगी अभियान। तो इसमें कहाँ तक वृद्धि हुई है, क्या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है, इसी की मॉनिटरिंग के लिए तो ये आदि कर्मयोगी कॉन्क्लेव
शुरू किया गया था दिल्ली में। अब ये आदि कर्मयोगी क्या है? ये आदिवासी गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान है तथा राष्ट्र के विकास में आदिवासी लोगों का भी योगदान हो। मतलब ये जो भी विकास हो इंक्लूसिव हो और वो मुख्य धारा में शामिल हो, विकास की प्रक्रिया में मुख्य धारा में शामिल हो। और ऐसे गांव का बनाना है, गांव को आत्मनिर्भर बनाना है या आदिवासियों के लिए बेहतर बनाना है। 1 लाख गाँव में 20 लाख करीब चेंज मेकर्स होंगे, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 लाख के करीब गाँव में 20 लाख करीब ट्राइबल चेंज मेकर होंगे, जो ट्राइबल के विकास को, ट्राइबल कम्युनिटी के विकास को प्रमोट करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। 1 लाख आदिवासी सेवा केंद्र स्थापित होंगे। आदिवासी सेवा केंद्र मतलब कि एक सिंगल विंडो ट्राइबल सर्विस होगी, जहाँ पे कुछ ही देर में सारी सेवाएं उनके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो 1 लाख आदिवासी सेवा केंद्र बनेंगे। एक सिंगल विंडो ट्राइबल सर्विस सेंटर होगा। और इसके अलावा इसी का पार्ट है विलेज विजन 2030 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्शन प्लान। ये भी आदि कर्मयोगी अभियान का पार्ट है कि कैसे हम लोग विलेज विजन 2030 के तहत प्लानिंग और डेवलपमेंट को प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आदिवासियों के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आदि कर्मयोगी शुरू हुआ था 17 सितंबर 2025 को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का प्रोग्राम है। इसमें आदिवासी जो गांव हैं या जहाँ पे आदिवासी कम्युनिटी है, उन गाँव को आत्मनिर्भर बनाना है और उनके जो संस्कृति है या उनके जो कल्चर है उसको सुरक्षित रखते हुए, उसको प्रोटेक्टेड रखते हुए उनको विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ाना है। 1 लाख गाँवों में 20 लाख से अधिक चेंज मेकर्स चुने जाएंगे, ट्राइबल चेंज मेकर्स। 1 लाख आदिवासी सेवा केंद्र स्थापित होंगे और ये ऐसे एक तरीके से सिंगल विंडो सर्विस की तरह काम करेंगे। सिंगल विंडो सर्विस मतलब कि कुछ ही देर में एक ही जगह पे आदिवासियों की समस्याओं से संबंधित सारी सेवाएं मिल जाएंगी। और विलेज विजन 2030 भी प्लान किया गया है ताकि 2030 तक इनके विकास को गति मिल सके। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा अभी एक जो एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और आईएमएफ की, उसमें बोल रहे थे कि उन्होंने जो दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंक हैं उनसे, उनके गवर्नरों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग को प्रोत्साहित करें। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब ऐसी डिजिटल करेंसी जिसके पीछे जो बैकिंग हो या जो सरकार सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी हो, उसको प्रोत्साहित किया जाए, न कि स्टेबल कॉइन्स को। तो स्टेबल कॉइन्स क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, उसके क्या महत्व है। तो आरबीआई के गवर्नर ने, जो संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर हैं, वो बोल रहे थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एक एनुअल मीटिंग में कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको प्रोत्साहित किया जाए। दुनिया अगर एक देश एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो, और ये स्टेबल कॉइन है उसको कम किया जाए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यह मैंने लिख दिया है कि स्टेबल कॉइन क्या है। स्टेबल कॉइन, ये जैसे स्टेबल कॉइन एक तरीके से डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन इसको कोई भी इंडिविजुअल ऑपरेट कर सकता है। इंडिविजुअल इसको ऑपरेट कर सकता है, ला सकता है, और इसका मूल्य किसी स्टेबल एसेट से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि जिस रेशियो में आपके पास स्टेबल कॉइन होंगे उसी रेशियो में आपके पास फिएट करेंसी जैसे रुपया, डॉलर या कोई कमोडिटी होगी, इसी के रेशियो में स्टेबल कॉइन, मतलब कि ये कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगा। और ये क्रिप्टो मार्केट में डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो सकता है, मतलब डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी के रूप में यूज हो सकता है। लेकिन इसके पीछे एक लीगल बैकिंग नहीं, इसके पीछे एक तरीके से एसेट रहेंगे, एसेट से जुड़ दिया जाता है इसको। मतलब कि अगर आपके पास $100 है, $100 है आपके पास, उसी रेशियो में स्टेबल कॉइन होंगे आपके पास।
तो ये लीगल करेंसी है, ये स्टेबल कॉइन है। इसका मतलब इसका ये कॉम्पेरेटिवली क्रिप्टो करेंसी से अच्छा है क्योंकि ये कम अस्थिर है, लो वोलेटाइल है, लो वोलेटाइल है ये। और ये ऑपरेटर्स यूजुअली मेंटेन अ रिजर्व ऑफ द फिएट करेंसी एंड अदर एसेट्स इक्वल टू द टोकन सर्कुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। मतलब जिस रेशियो में, जिस अनुपात में क्रिप्टो स्टेबल कॉइन जारी किए जाएंगे, उस अनुपात में आपके पास या तो फिएट एसेट हो या तो कमोडिटी हो कोई ऐसा। फिएट एसेट मतलब जैसे रुपया हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया। तो ऐसे में स्टेबल कॉइन को उन्होंने, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर जैसे गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर होता है, लोगों का भरोसा होता है उसका, लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर CBDC है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको प्रमोट किया जाए। एक एग्जांपल है इसका एग्जांपल है स्टेबल कॉइन का टीथर। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है और ये क्रिप्टोग्राफी से सेव होती है, क्रिप्टोग्राफी से सेव होती है। क्रिप्टोग्राफी इसको सिक्योर करने का एक मेथड है। इसके पीछे कोई एसेट, जैसे स्टेबल कॉइन के पीछे होता है, स्टेबल कॉइन के पीछे कोई या तो फिएट मनी का एक तरीके से बैकिंग होती है, लेकिन इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं होता। और ये माइनिंग या अपने खुद के ब्लॉकचेन तकनीकी से क्रिएट की जाती है। माइनिंग या अपने खुद के ब्लॉकचेन तकनीकी से क्रिएट की जाती है। और इसके उदाहरण है बिटकॉइन या एथेरियम। तो वर्चुअल करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी, और इस पे मतलब एक तरीके से स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में देखा जाता है। मतलब ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज होती हैं और इसके पीछे लीगल बैकिंग नहीं होती। ये वोलेटाइल होती हैं, बहुत अस्थिर होती हैं, डिमांड सप्लाई पर काम करती हैं और ये स्टेबल नहीं होती। स्टेबल कॉइन की तरह जैसे उसमें जो किसी एसेट का या फिएट मनी के अनुपात में होती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसकी माइनिंग की जाती है ब्लॉकचेन तकनीकी से। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको RBI के गवर्नर ने अभी प्रमोट करने के लिए कहा है कि ये डिजिटल एसेट हैं बैक्ड बाई अ कंट्री सेंट्रल बैंक। डिजिटल करेंसी बैक्ड बाई, जिसके पीछे किसका हाथ होता है? एक सेंट्रल बैंक का हाथ होता है, किसी भी कंट्री या रीजन के। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये, और डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कि इस पर लोगों का भरोसा है, ये लीगली सही है। जैसे रुपया लीगल टेंडर है, इस पे लोगों का भरोसा है, मतलब इसको आप कहीं पर भी, जैसे इंडिया में कहीं और भी, उसको लोग मतलब इंडिया में तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे लोगों का भरोसा और ये वैध है बिल्कुल। ये जो RBI है ने उसको ई रुपी रिटेल भी लेकर आई है। रिटेल और ई रुपी मतलब डिजिटल करेंसी का लिखने का तरीका है। ई रुपी होलसेल भी लेकर आई है। जो होलसेल शुरू हुआ है ई रुपी का, जो रिटेल शुरू हुआ है डिजिटल करेंसी का, वो शुरू हुआ था 1 दिसंबर 2022 को। और ई रुपी का यानी जो डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंक की, वो होलसेल के लिए शुरू हुई थी 1 नवंबर 2022 को। तो ये जो CBDC ये सबसे ज़्यादा स्थिर है, क्योंकि ये इसके पीछे लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर के रूप में है। तो इसीलिए RBI के जो गवर्नर कह रहे थे कि CBDC जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको तरजीह दिया जाए अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो किस पे? स्टेबल कॉइन पे।
इंडिया और इंडोनेशिया के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होती है और इसका 5वां संस्करण इस बार हो रहा है, जो आज मतलब 14 से 17 अक्टूबर को हुआ। ये 14 से 17 अक्टूबर, इसका नाम है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। ये नेवल एक्सरसाइज है और इसका 5th संस्करण हुआ अभी विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। इसका पहला एडिशन हुआ था 2018 में अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया अब साउथ ईस्ट एशिया में या पूर्वी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए मतलब पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसको कन्वर्ट कर दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब से ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है तब इस पर ये कह रहे हैं कि न केवल हम बातें करें बल्कि उस पर काम करें। इसी के तहत ये इसी विजन को ध्यान में रखते हुए और इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, मैरीटाइम कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये नेवल एक्सरसाइज हो रही। और इसका 5वां संस्करण था जो हुआ 14 से 17 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में। इंडोनेशिया ने अपना न्यू कैपिटल बना रहा है, इंडोनेशिया ने, जो नुसंतारा है और ये बोर्नियो आइलैंड पर है। इसके पहले जो जकार्ता थी, जकार्ता ये जावा आइलैंड पर थी, जकार्ता जावा आइलैंड पर थी और नुसंतारा बोर्नियो आइलैंड पर है। और इसका कारण था कि जो जकार्ता है वो धीरे धीरे सिंकिंग, डूब रहा था ओशन के जो लेवल के बढ़ने से, और ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत ज़्यादा था। इंडोनेशियन जो आइलैंड्स हैं उनका वेस्ट टू ईस्ट जो क्रम है, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जैसे सुमात्रा सबसे वेस्ट में, उसके बाद जावा, उसके बाद बाली, उसके बाद लोम्बोक। ये सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। बोर्नियो आइलैंड में 3 देशों का एक तरीके से वहाँ पे टेरिटरी है, एक तो ब्रुनेई है, दूसरा मलेशिया है, तीसरा इंडोनेशिया है बोर्नियो आइलैंड में। इसी तरह न्यूगिनी में भी पापुआ न्यूगिनी और मलेशिया का भी क्षेत्र, इंडोनेशिया का भी क्षेत्र है। तो बोर्नियो आइलैंड में 3 देश और न्यूगिनी में पापुआ न्यूगिनी और इंडोनेशिया। कुछ और पॉइंट्स हैं। सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट है, इंडिया का सबसे नियरेस्ट जो आइलैंड है इंडिया के, वो है सुमात्रा। इंडोनेशिया का आइलैंड सुमात्रा भारत के सबसे करीब है, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड के करीब है। और यहीं पे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार के सबसे करीब कौन है? सुमात्रा आइलैंड। और ये 6 डिग्री चैनल से अलग होता है, 6 डिग्री चैनल से अलग होता है और इसको ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं। और ये किसके बीच है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। 6 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल किसके बीच है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार। जावा और सुमात्रा एक स्ट्रेट से या उससे जलडमरू मध्य से स्ट्रेट से कनेक्ट होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इधर जावा, इधर सुमात्रा, और ये है सुंडा स्ट्रेट। एक स्ट्रेट से ये अलग होते हैं और सुंडा स्ट्रेट से अलग होते हैं जावा और सुमात्रा। और 2 वाटर बॉडी कनेक्ट होती हैं इससे, पहले तो जावा सी और दूसरा इंडियन ओशियन। तो ये मैप के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्ट टू ईस्ट इंडोनेशियन आइलैंड है उनका क्रम क्या है? तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ये। और बोर्नियो आइलैंड पर भी इंडोनेशिया की टेरिटरी है। तो बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों की टेरिटरी हो गई, ब्रुनेई की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की। ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। और न्यूगिनी पे 2 देशों की टेरिटरी है, पापुआ न्यूगिनी पे 2 देशों की टेरिटरी है, एक तो इंडोनेशिया हो गया, दूसरा पापुआ न्यूगिनी। जावा और सुमात्रा को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो है सुंडा स्ट्रेट है, और जो जिन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है वो है जावा सी और इंडियन ओशन।
और भारत के जो सबसे करीब आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो है सुमात्रा। और भारत का किस आइलैंड के सबसे करीब है, वो है ग्रेट निकोबार, वहीं पे इंदिरा पॉइंट है। और ये किन किन देशों के बीच में स्थित है, कौन सा चैनल इसको अलग करता है, तो 6 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल इसको अलग करता है। इंडोनेशिया के आइलैंड्स को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर सुमात्रा सुंडा आइलैंड और लेसर सुंडा आइलैंड। ग्रेटर सुंडा आइलैंड में जैसे जावा, सुमात्रा बड़े आइलैंड्स आते हैं। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने अपने जो नेवल एक्सरसाइज का समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज है, इसका 5वां संस्करण इन्होंने अभी संपन्न किया 14 से 17 अक्टूबर के बीच वाइजैग वहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये 16 और 17 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चर्चा में था अभी, NAYING, नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये सियोम रिवर पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा, सियोम रिवर पर अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा, इंक्लूड्स अंडरग्राउंड पावर हाउस, और एक कंक्रीट डैम बनेगा। तो नेइंग NAYING नेइंग डैम ये बनेगा कहाँ पे, सियोम रिवर पे। सियोम रिवर ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये नदी माउलिंग नेशनल पार्क है उसके राइट बैंक पर बहती है, उसके राइट बैंक पर राइट किनारे, मतलब माउलिंग नेशनल पार्क सियोम नदी के राइट बैंक पर है। तो नेइंग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, माउलिंग नदी पर प्रस्तावित है, सियोम नदी पर प्रस्तावित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और माउलिंग नेशनल पार्क इस नदी के राइट बैंक पर है। और इसको इम्प्लीमेंट करेगा नीपको, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और इसमें एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे 16 और 17 अक्टूबर के।